हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी चैनल। मैं हूं साधना देवी चौहान और आज हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो। ख़ास तौर पर अभी जो लेटेस्ट आने वाला है नाबार्ड, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें एक सेपरेट इम्पॉर्टेंट क्या बोलना चाहिए स्ट्रीम दे दिया गया है कि भाई आप इकोनॉमिक इश्यूज और एग्रीकल्चर स्कीम्स की अलग से एक है ना पेपर है। तो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसको आप मिस ना करें और आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन जो होता है उसको क्लिक कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें मैं बताने वाली हूँ नाबार्ड का इंट्रोडक्शन। नाबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे एपीएमसी एक्ट क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट करके है, वो क्या होता है। और अगला हम देखेंगे जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि कहीं पे भी कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं मिल पाता है। हम ये देखेंगे नेशनल एग्रीकल्चरल एंड पॉलिसीज स्कीम। और फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं नाबार्ड बना कब था। नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक एक्ट बना था। एक्ट कैसे बनता है कि कोई रिकमेंडेशन लेकर के आता है, कोई प्रपोजल लेकर के आता है पार्लियामेंट में और उसको तब कहा जाता है बिल। ठीक है, जैसे कि मैं कोई आइडिया दूं और उसको आप लोगों ने प्रूव नहीं किया है पहले, सपोज पार्लियामेंट है और उसको अप्रूवल नहीं मिली है, तो वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। और जैसे ही वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और वहां से उसको अप्रूवल मिल जाता है तो उसको कहा जाता है फिर एक्ट। तो ये जो अप्रूवल है, ये जो रिकमेंडेशन है, ये दिया गया था शिवरामन कमेटी के द्वारा। ठीक है, शिवरामन कमेटी यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। और उस एक्ट को क्या कहा गया, उसे कहा गया नाबार्ड एक्ट 1981। ठीक है, पहले होता है बिल और फिर बाद में बनता है एक्ट। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि इसने रिप्लेस किसको किया था। इसने रिप्लेस किया था एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल को, मतलब एसीडी आरपीसीसी को इसने रिप्लेस किया था। मतलब क्या है कि नाबार्ड के पहले ये दो इंस्टीट्यूशंस थे जो काम करते थे। क्या काम करते थे ये देखेंगे हम आगे। और ये किन का था, ये था आरबीआई का एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का था। ये जो मैंने दो चीजें बताई जिसको नाबार्ड ने रिप्लेस किया है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड से पहले क्या था, तो एसीडी था, आरपीसीसी था। ठीक है, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है। नाबार्ड की रेगुलेटरी मतलब ये क्या करता है, ये अथॉरिटी की तरह रेगुलेट करता है। किसको किसको करता है, आरआरबी को करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को करता है। ठीक है, दैट मीन्स जिस तरह से आरबीआई बाकी जो सारे बैंक्स हैं उनको लोन देता है, उसी तरह से नाबार्ड क्या करता है, रेगुलेट करता है आरआरबीज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, मतलब उनकी देख रेख करता है किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें हेल्प भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो किनको किनको ये लोन देता है, लेंड्स है ना, किनको किनको ये लोन देता है। ये लोन देता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, और किन को देता है, ये देता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को, और ऐसे ही कुछ मतलब क्या बोलना चाहिए, जो विलेज लेवल पर जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ये लोन देता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें जो शेयर है वो है 99% और आरबीआई का जो शेयर है वो है 1%। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हुआ था 7 फेब 2013 को, जो इसमें कैपिटल ऑथोराइज की गई थी 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, इसको बढ़ा करके कर दिया गया 20,000 करोड़ रुपए। तो ये आ सकता है क्वेश्चन में आपके। दैट मीन्स पहले जो ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया गया था वो था 5,000 करोड़ रुपए और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 20,000 करोड़ कर दिया गया है।
तो और नेक्स्ट क्या है कि नाबार्ड किसको ऑपरेट करता है? नाबार्ड ऑपरेट करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, मतलब RIDF। और ये बना था 1995 में, 1995-96 में। इसका क्या काम है? इसका काम है चीप लोन्स प्रोवाइड करना। स्टेट या फिर स्टेट ओन जो कोऑपरेटिव्स हैं या कोऑपरेशंस हैं, उनको क्या है? चीप लोन्स प्रोवाइड करना, ये इसका काम है। फाइन। कुछ लेटेस्ट न्यूज़ देख लेते हैं। 22 मार्च 2017 को कैबिनेट ने क्या किया? जो ऑथोराइज्ड कैपिटल मैंने बताया था 20,000 करोड़ जो 2013 में हुआ था, उसको बढ़ा करके 30,000 करोड़ कर दिया। ठीक है, 30,000 करोड़ कर दिया ऑथोराइज्ड कैपिटल को। और अब क्या है? अब RBI जो है वो उसका जो शेयर है 1%, उसको सेल कर सकता है, उसको बेच सकता है। फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि जो 0.4 इक्विटी है RBI का, मतलब जितना उसका शेयर है, जितने पैसे हैं उसके उसमें शेयर के अकॉर्डिंग, उसका 0.4% वो क्या कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर सकता है, जो कि कितने बनते हैं? जो बनते हैं 20 करोड़। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि कितनी इक्विटी RBI जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर सकता है और ये कितने पैसे बनते हैं। अब कैबिनेट ने कितने पैसे ऑथोराइज किए हैं नाबार्ड को। फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं APMC एक्ट। ठीक है, APMC एक्ट का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, जो कि पारित किया गया और इनैक्टेड किया जाता है स्टेट्स के द्वारा। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अपने सुविधा के अनुसार इसको पारित करते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने जो प्रोड्यूस किया गया है उसको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड मंडीज में बेचें। ठीक है, गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड जो गवर्नमेंट की मंडीज हैं वहां पर बेचें, या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो लेजिस्लेशन ने क्या किया है? फ्रेम किया है, एक नेशनल मार्केट जो है फ्रेम किया गया है कि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली कस्टमर्स को अपना जो प्रोड्यूस किया है वो बेचें। तो इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट अलग अलग स्टेट्स के द्वारा ठीक है पारित की गई। और क्या बोलना चाहिए कि ये जो इसका जो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि एक नेटवर्क सेट किया जाए फिजिकल मार्केट का, वो पूरी तरह से ज़्यादा अच्छे से कामयाब नहीं रह पाया। बट ऐसे कुछ दिखते हैं, ऐसे कुछ हैं मार्केट्स आज की डेट में जिनको नोट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है अपनी मंडी पंजाब में, और उजहर, या फिर ये मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ शायद, उजहर या उजहार संधाई तमिलनाडु में, और शेटकरी बाजार महाराष्ट्र में, हदासपुर वेजिटेबल मार्केट पुणे में, और ऋतु बाजार आंध्र प्रदेश में, इसी तरह से कृषक बाजार उड़ीसा में, और क्या है किसान मंडी राजस्थान में। ये कुछ मंडी है, मंडियों के नाम है, ये आपको याद करना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। और क्या था इसी के अंदर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर NCA ने 2004 को एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो है एक मार्केट होना चाहिए विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, 5 किलोमीटर के दायरे में क्या होना चाहिए कि कम से कम एक मार्केट होना चाहिए, या तो 5 किलोमीटर या तो 80 किलोमीटर स्क्वायर या 80 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मेन लक्ष्य क्या था? इस एक्ट का मेन लक्ष्य था कि जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग को क्रिएट किया जाए और सपोर्ट किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देने के लिए प्रमोट किया जाए साइंटिफिक या स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है। ठीक है, जो भी प्रोड्यूस किया गया है उसको किस तरह से स्टोरेज किया जा सके, साइंटिफिक वे ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि क्या है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना है या केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना है, किस मात्रा में क्या होना चाहिए उसको भी डिसाइड किया जा सके। स्पेशल ट्रेनिंग दी जा सके फार्मर्स को, और जो रिसर्च की जा रही है इसमें जो कंसल्टेंसी हो सके, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर फार्मर्स के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया। ठीक है, ये एक्ट बनाया गया था। कौन सा एक्ट? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं ई-नाम। ई-नाम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इलेक्ट्रॉनिक से ये पता चलना चाहिए कि ये ऑनलाइन मार्केट है। इसको लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल
2016 को, जिसमें 21 मंडीज शामिल थे पहले और 8 राज्यों में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो कि एपीएमसी मंडीज जो हमने पहले देखा था उसको क्या करता है, वर्चुअल मार्केट प्रोवाइड करता है। मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसमें इन जो फिजिकल मार्केट्स हैं, बैक एंड में फिजिकल मार्केट्स हैं जो, उनके लिए यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है, जिससे क्या करेंगे कि भाई पूरे भारत देश में जितने भी किसान हैं जिनको अपना अनाज बेचना है या जिनको खरीदना है, ये ऑनलाइन पता चल जाएगा कि कहाँ की मंडी में क्या भाव चल रहा है, और उस हिसाब से वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी मंडी में जाकर के अपना जो है अनाज बेच सकते हैं, डायरेक्ट जाकर के कंज्यूमर को बेच सकते हैं। तो इसके लिए बनाया गया है ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। और इसमें क्या है, खरीदारी, बिक्री है ना, प्राइजेस का, क्वालिटी अनाज जो है खरीदने वालों को भी मिलेगा। और ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ये एडमिनिस्टर किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि एपीएमसी मंडीज भी तो स्टेट्स के द्वारा ही शुरू की गई। तो एपीएमसी के जो ये वर्चुअल पोर्टल है वो भी एडमिनिस्टर किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा। ये स्टेट और नेशनल दोनों लेवल पर है, और इसको पैसे कौन दे रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और असल में इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, मतलब कौन इसको चला रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC कहते हैं इसको। ये इसको देख रेख कर रही है और इसको क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है। और ये जो है ये SFAC, SFAC, ये इसकी लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ई नाम की। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि ई नाम की लीड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो ई नाम है वो। और करंट स्टेटस क्या है, आज की तारीख में जो है 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में, 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 365 मंडीज में इनको क्या कर दिया गया है, ई नाम से जोड़ दिया गया है। इसके लिए क्या, ये जो SFAC है ना, ये क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है, फीस सजेस्ट करता है, और कुछ जो क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग मंडीज के लिए क्या करता है, लिंक प्रोवाइड कर रहा है ई नाम पोर्टल पर। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 66 मंडीज जो हैं वो ई नाम पर रजिस्टर्ड हैं। और कितनी कमोडिटीज, 24 कमोडिटीज टोटल आज की डेट में ई नाम पर आपको अवेलेबल है, जैसे कि एप्पल्स, पोटैटो, अनियन, महुआ, फ्लावर एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें। तो आपको ये याद रखनी है कि 24 कमोडिटीज हैं जो कि ई नाम पोर्टल पर मिलेंगी। नेक्स्ट आता है NFSM, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगस्त 2007 में 12 5-ईयर प्लान के दौरान ये किया गया था, और इसमें 5 कमोडिटीज ली गई थी। कौन कौन सी, राइस, ठीक है, राइस, व्हीट, पल्सेस और कोर्स सीरियल्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, तो इनमें से जो 3 जो है राइस, व्हीट और पल्सेस हैं, ये क्या है, ये मेजर कंपोनेंट्स है, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके। और इसका क्या था, इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव था ये था कि सॉइल फर्टिलिटी को अच्छा बनाया जा सके, प्रोडक्टिविटी फार्म लेवल की बढ़ाई जा सके, और जो है लोन जो बैंक से लोन लेते हैं फार्मर्स, उनको क्या है, सब्सिडी मिल सके और आसानी से उनको लोन मिल सके। जो टेक्नोलॉजीज है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और प्रोडक्शन जो है ब्रीडर्स के, सीड्स के, ठीक है, उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। और ये चीज क्या है, इम्प्लीमेंट की जाएगी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज के द्वारा। जैसे कि ये सब कुछ जो है, अगर गेहूं और चावल और दाल की बात करें तो ये क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और इसके अंदर आता है एक सब स्कीम जो कि है कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है कि ये जो है ये शुरू किया था स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे कि कहते हैं आईकार, इसने स्टार्ट किया था। और आईकार का जो स्लोगन है वो है किसान की उन्नति, देश की प्रगति। ये आप याद रखिएगा, स्लोगन आईकार का है किसान की उन्नति, देश की प्रगति। तो आईकार और किसके साथ में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ये शुरू किया कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
एक बार स्कीम्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंटर और जो स्टेट है वो कुछ शेयर करते हैं, कुछ परसेंट जो है शेयर करते हैं, कॉस्ट जो लगता है उसको, जैसे कि 50-50, 70-30, 75-25 और 90-10। और अगला होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या देती है, अपना 100% देती है अपना, ठीक है, वो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। लेटेस्ट न्यूज़ ये था कि अप्रैल 2017 को क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मतलब ये फिक्स हो गया है कि जो 66 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको 28 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर सब मर्ज कर दिया गया, मतलब मर्ज कर दिया गया है इनको। पहले 66 थे, अब ये 28 हो गए हैं, जिनमें से 6 जो है वो है कोर ऑफ द कोर, 20 जो है कोर, और 2 स्कीम्स जो है वो ऑप्शनल है। तो ये भी माना जा रहा है कि आगे चल के इनको भी मर्ज कर दिया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए एज अम्ब्रेला स्कीम। नेक्स्ट हम देखते हैं CSS, मतलब सेंट्रल जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन कौन से हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो है वो पहला है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, वेजिटेबल्स की खेती हो गई या फिर फ्रूट्स की खेती हो गई, इसी में फ्लोरिकल्चर भी आता है, फ्लावर, मशरूम, सीवुड्स, ऐसी चीज़ें, सीवीड्स, ऐसी चीज़ें आती हैं, स्प्राउट्स, हर्ब्स, ठीक है, ये आता है हॉर्टिकल्चर में। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड 1981 को केरला में शुरू किया गया था ये। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर नागालैंड, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट हिमालयन, ये था नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए। और अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर एंड नेशनल बैम्बू मिशन NBM। तो ये सारे आपको एक एक बार आप इसको चेक कर लें। और ये जो भी है मतलब नाम के हिसाब से, भाई हॉर्टिकल्चर है तो मैंने बता दिया वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, है ना, फ्लावर्स, इन सारी चीज़ों के लिए। कोकोनट है तो कोकोनट के लिए। तो इनको भी क्या किया गया, इनको भी सबस्यूम कर दिया गया मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, MIDH में इनको इंटीग्रेट कर दिया, इनको सबस्यूम कर दिया गया, ठीक है। जिनमें से जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो 18 राज्यों में और 18 राज्यों में और जो है यूटीज में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसका जो स्लोगन है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। तो ये जो है, जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, कि सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब सॉइल, मिट्टी की हेल्थ को पता करने के लिए ये कार्ड है एक जो बांटा जाएगा किसानों को। और पता कैसे करेंगे कि उनके खेत के जो मिट्टी है वो कैसी है, हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए खेत के 4 कोनों में से मिट्टी निकाली जाएगी और सेंटर वाले जगह से भी मिट्टी निकाली जाएगी और उसको मिक्स करके लैब में भेजा जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी ये काम, उसके लिए अपने ऑफिसर्स को लगाएगी, अपने जो एग्जीक्यूट करते हैं उनको लगाएगी, और जो है एग्रीकल्चरल जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को भी इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है। और जो है ₹190 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा पर सॉइल सैंपल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कि क्या करेंगे, इससे पूरा टेस्ट जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड टू द फार्मर, इन सब के लिए हर एक सॉइल सैंपल को लेकर के ₹190 दिया जाएगा। और इसका जो मेन एम है वो ये है कि 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है बांट दिया जाए। और इसका टोटल आउटले है ₹568.54 करोड़ 3 सालों के लिए। और ये हुआ था 2015-16 में लॉन्च हुआ था। और ये किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये कैसे पता किया जाएगा कि सॉइल के हेल्थ कैसे हैं। इसके लिए 12 पैरामीटर्स हैं, टोटल 12 पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, फेरियम के आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरॉन है ना, पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब कुछ कितना है उसके अकॉर्डिंग जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बांटा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 पैरामीटर्स आपको याद होना चाहिए, आपको ये उसका स्लोगन याद होना चाहिए, और कौन जो है सैंपल्स कलेक्ट करेगा ये पता होना चाहिए। और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, आप जैसे देख सकते हैं मैंने लिखा है www.soilhealth.dac.gov.in, ठीक है। तो ये था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम।
आगे देखते हैं हम चमन प्रोजेक्ट। आपने सुना होगा, ये न्यूज़ में भी था अभी। चमन प्रोजेक्ट जो है उसका फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। हॉर्टिकल्चर का जैसा मैंने बताया था, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस हैं, इन सब का जो एग्रीकल्चर होता है दैट इज, इन सब की जो खेती होती है दैट इज हॉर्टिकल्चर। अब चमन के अंदर क्या किया जाएगा, ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से पता करेंगे कि सॉइल कैसा है। एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा कि किस क्वालिटी की सॉइल किधर है या क्या क्या उसमें मिनरल्स हैं। और क्या किया जाएगा, जो ऑर्चिड्स होते हैं ना, बगीचे होते हैं जो फूलों के या फलों के, उनको रिक्रिएट किया जाएगा, रीजुनिवेट किया जाएगा, नया बनाया जाएगा। और सैंपल सर्वे टेक्निक इसमें आएगा कि भाई सैंपल ले लेकर के सर्वे करेंगे। साइंटिफिक फील्ड लेवल की स्टडीज की जाएगी, पढ़ाई करेंगे कि कैसा है खेती के लिए या फिर उपजाऊ है कि नहीं है। फ्रूट्स, इनमें किन किन फ्रूट्स को शामिल किया गया है, फ्रूट्स इसमें शामिल किया गया है बनाना, मैंगो और जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको। वेजिटेबल इसमें शामिल किया गया है पोटैटो, अनियन और टमाटो को। और स्पाइसेस में अभी फिलहाल चिली को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करना है। तो इसमें क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 1,20,000, मैक्सिमम 1,20,000 जो है एक क्लस्टर को दिया जाए। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, किसानों का ग्रुप हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। तो इस तरह से जो है इनको 1,20,000 रुपये मैक्सिमम असिस्टेंस दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस किया जाएगा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 साल के ड्यूरेशन में। अगर फार्मर की बात कर रहे हैं तो वो क्लस्टर थे, और अगर फार्मर की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल फार्मर, प्रत्येक फार्मर की बात अगर कर रहे हैं तो उनको दिया जाएगा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा से आपको जैसे पता चल रहा है इंश्योरेंस के लिए है ये, तो इसमें कवर होता है ऑल फूड ग्रेन, सारे फूड ग्रेन्स होंगे, ऑयल सीड्स होंगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगे। और ये निर्धारित करेगा 1 सीजन 1 रेट, एक सीजन का एक रेट होगा। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी फसल के लिए और 5% होगा एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर के लिए। तो ये किन किन चीज़ों के लिए होगा, ये जो इंश्योरेंस है ये होगा हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि जो होती है उसके लिए, लैंडस्लाइड जो धरती खिसक जाती है ना बारिश की वजह से उसके लिए, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसका क्या करेंगे, 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसको मुआवजा मिल जाएगा। क्या है वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब, जब कट एंड स्प्रेड कंडीशन में क्या होता है, अनाज को काट करके सुखाने के लिए खेत में बिछा के रख देते हैं ना फील्ड में, तो उसमें अगर बारिश हो जाती है, साइक्लोनिक रेन आ जाता है, तो उसका भी इंश्योरेंस इसमें कवर होगा और 14 दिन के अंदर अंदर जो है उसको मिलेगा। ओके फाइन। नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क स्कीम। इसको किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका ये क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप का मतलब ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये लीडिंग प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो है। ये किस पर काम करेगा, ये काम करेगा जो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन होता है, कहने का मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब ये कि किसान जो है वो सीधे सीधे कंज्यूमर को बेच सकता है अपनी जो चीज़ है, और कंज्यूमर डायरेक्ट किसान से अपनी चीज़, जो चीज़ उसको चाहिए वो खरीद सकते। जैसे कि कोई फ्रूट्स लगा रहा है या फिर वेजिटेबल्स लगा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे जा करके रेस्टोरेंट में बेच करके आएगा, कोई मिडिल मैन नहीं होगा उसके बीच में। तो इसको शुरू करने के लिए मेगा फूड पार्क जो है वो शुरू किया है, और सबसे पहले ये झारखंड में स्टार्ट हुआ था। वन टाइम कैपिटल ग्रांट जो है इसको 50% मैक्सिमम जो होगा ₹50 करोड़ होगा जनरल स्टेट्स के लिए, और 75% होगा इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट, जो कि मैक्सिमम 50 करोड़ ये भी होगा, लेकिन ये होगा नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मतलब इरिगेशन, आपको पता है, और इसका स्लोगन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और नेक्स्ट है सब मिशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसा कि एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट जंगल। तो इसका स्लोगन क्या है, हर मेड़ पर
पेड़, ये 2016 और 17 में शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कौशल विकास। इसमें क्या है, इसमें मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिनका नाम है किसान सुविधा, पूसा कृषि, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल और एग्री मार्केट, CCE एग्री। तो ये मैंने ऐप्स के नाम लिख दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। ये रिवाइज्ड, इसको लॉन्च किया गया 2014-15 में, जबकि ये एक्चुअली में लॉन्च हो चुका था अगस्त 2007 में। स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स इसको किया गया। और इसके अंदर जो है क्रॉप्स आएंगे, हॉर्टिकल्चर आएगा, डेयरी, एग्रीकल्चर, रिसर्च, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, फूड स्टोरेज, जो फूड होता है उसको स्टोर करने के लिए जो होता है उसके लिए। और इसी के अंदर बहुत सारे सब स्कीम्स हैं, जैसे कि राइस फैलो और पल्सेस को टारगेट करते हुए, जिसमें 50 करोड़ का एलोकेशन है। उसी तरह से सॉइल की एल्कलिनिटी, सॉलिनिटी के लिए भी 50 करोड़ दिया जाएगा। वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब स्कीम्स हैं, तो हमें मेन जो है मेन स्कीम्स के नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि कब लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। और ये लॉन्च किया गया था आईकार के द्वारा और इम्प्लीमेंट किया गया था कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू 25 स्टेट्स में। इसमें क्या था, 200 से 300 यूथ्स को जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरिंग, फिशरीज, गोट रेयरिंग, मशरूम प्रोडक्शन और ग्रीन रिवोल्यूशन को ये बढ़ावा देने के लिए आर्या लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा गौरव, MG। मेरा गांव मेरा गौरव क्या था, इसमें 6000 साइंटिस्ट को 4 साइंटिस्ट के ग्रुप में बांटा गया था और यूनिवर्सिटीज़ में इनको काम करने के लिए भेजा गया था। और इनको ये कहा गया था कि ये अपने सहूलियत के हिसाब से विलेजेस सेलेक्ट करें और उनसे टच में रहें कि वहाँ के किसानों को कुछ ज़रूरत पड़ रही है सॉइल्स को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के। और 4 किसानों का ग्रुप बनाया गया, जिनमें से प्रत्येक 4 साइंटिस्ट का ग्रुप बनाया गया, जिनमें से प्रत्येक साइंटिस्ट क्या करता था, 5 विलेजेस को अडॉप्ट कर सकता था। ये था मेरा गांव मेरा गौरव। सो गाइज, हमने मैक्सिमम स्कीम्स कवर कर लिए हैं। अगर कुछ भी छूट गया है सो ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट। आगे मैंने लिख दिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हो गया, नेशनल विमेन फार्मर्स डे हो गया। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें और इनको याद करने का तरीका बस ये है कि आप इसको स्टार्टिंग से लिखें, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है जय किसान जय विज्ञान वीक, ये 23 to 29 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, ये अलग अलग है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लें। एंड में मैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे वो जो भी है, NABARD है या दूसरे एग्जाम्स हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय।